अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में मुलाकातें एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दी जा रही हैं, जबकि इसी दौरान कतरी वफ्द भी तेहरान में ही मौजूद है। इससे कबल रॉयटर्स ने बाखबर ज़रा के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कतर का एक वफ्द तेहरान पहुंचा है। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब वो 3 ममालिक थे जिनके बारे में ट्रंप ने पीर को कहा था कि उन्होंने उनकी दरख्वास्त पर ईरान पर हमला आर्जी तौर पर रोक दिया है। उधर अमरीकी टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिफारतकारी के दौरान भी अमरीका मुमकिना तौर पर ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है, जिससे खित्ते में बेयकीनी मजीद गहरी होती जा रही है। दूसरी जानिब ईरान जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार है और 27 ममालिक ने भी मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते की इक़्तिसादी समत पर सवालात उठा रही है। उधर इसराइल ने जनूबी लबनान के शहर तार के 2 इलाकों से शहरियों को निकलने की हिदायत जारी कर दी हैं, जिससे खदशा पैदा हो रहा है कि जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। और इसी दौरान एक गैर मुतवक्के सियासी पेशरफ्त में ईरान जंग की मुखालिफ और पाकिस्तान पर तनकीद करने वाली अमरीकी इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबार्ड ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है। मार्च में अमरीकी सेनेट को दी गई ब्रीफिंग के दौरान तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया था जो अमरीका के लिए नुमायां सिक्योरिटी खतरात पैदा कर सकते हैं। गबार्ड का इस्तीफ़ा उनके करीबी साथी और साबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफ़े के 2 माह बाद आया है। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट पेश करते हुए तुलसी गबार्ड ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती हुई मिसाइल सलाहियतें मुस्तकबिल में अमरीकी सरजमीन को अपनी रेंज में ले सकती हैं। अब आम सवाल यह है कि तेहरान में जारी सिफारती सरगर्मियों के पस मंज़र में पाकिस्तान का किरदार क्या है? क्या अमरीका और ईरान के दरमियान पसे पर्दा को नई मुफाहमत जन्म ले रही है? और तुलसी गबार्ड के अचानक इस्तीफे के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक मरतबा फिर ईरान में ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल का इस वक्त का दौरा कितना सिग्निफिकेंट है और इसको हम क्या समझें कि मामला तय हो गए हैं या बात कहीं फंसी हुई अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ऐसी बात नहीं है। मामला अगर तय ना होते तो फील्ड मार्शल साहब ना जाते। आपको याद होगा कि पहले भी फील्ड मार्शल साहब जब गए थे तो आबनाए हुर्मुज़ तो उन्होंने खुलवा दी थी, जो अमेरिका नहीं करवा पाया था। पूरी दुनिया की ताकतें नहीं करवा पाई थी। खलीजी ममालिक और अरब दुनिया जो है बेबस होकर सामने रह गई थी, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने किया। और मैं ईरान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने पाकिस्तान की एक बात के ऊपर हमारी जबान की लाज भी रखी और हमारा इतना उन्होंने दीद की कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। ये अलग बात है कि उसके बाद अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। उसके अपने मकासद हैं, उसके अपने अज़ाइम हैं। बहरहाल वो हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब की वहाँ मसूद पेज़ेश्कियान साहब से मुलाकात हुई। इसका पस मंजरनामा जानना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से एक हमने देखा कि पहले तहजीब से मिटाने की बात की गई, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक वे आउट तलाश किया। हमारे वजीर आजम ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट उनको किया और रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर उनको मना किया कि जनाब ये काम न करें, क्योंकि हम जानते थे 274th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर हमें मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका के अभी जो पोजीशन है वो कोई लड़ने की नहीं है, लेकिन जाहिर है वो एक सुपर पावर है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास असला है, टेक्नोलॉजी है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक वे आउट तलाश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वे आउट का मेरे ख्याल में सदर ट्रंप भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की बात की लाज रखी और अल्हम्दुलिल्लाह एक सीज फायर 7 अप्रैल को जन्म लिया। फिर 47 साल से जो ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, उनको टेबल के ऊपर लाके इस्लामाबाद में बिठाया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये कामयाबी तो बजाते खुद अपनी तौर पर कामयाब हो चुकी थी कोशिशें। आज तक आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की सिफारत की वजह से और सीज फायर की वजह से जंग तो नहीं हो रही,
और अगर जंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमारी तो कामयाबी है। अब इसके अंदर जो दूसरा पहलू है, इस दौरान में अमेरिका के अंदर जाहिर है इसराइल ने फिर जगह बना ली। इसराइल ने फिर जाके कोशिशें की और कहा कि जनाब हमला होना चाहिए। और फिर जो भी रीजंस हैं, कुछ जाती मफादात भी हैं, कुछ उसके अंदर बिजनेस के मसाइल भी हैं अमेरिका के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से भी आपको पता है बहुत सारी बिजनेस बातें सामने आई हैं। और ये भी देखने में आया है कि वो एक दिन धमकी देते हैं तो फिर मार्केट क्रैश कर जाती है, दूसरे दिन देखते हैं तो फिर कुछ और मार्केट के अंदर चढ़ाव आ जाता है। तो ये भी एक चीजें सामने मगरबी मीडिया सामने लेके आया है। अब इस सारे के अंदर फिर एक दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 दिन की बात कह दी, उसके अंदर सऊदी अरब, कतर और यूएई ने कहा कि जी आप जंग ना करें। उन्होंने इस बात को कबूल किया। पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी तेज की। हम मोहसिन नकवी साहब को भिजवाया गया। मोहसिन नकवी साहब इससे पहले भी अफगान मामले के ऊपर गए थे ईरान, और वहाँ जो आपको पता है कंधार ग्रुप था उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था सही। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की काविशों की वजह से और मोहसिन नकवी साहब की कोशिश से। नतीजा ये निकला कि मोहसिन नकवी साहब के एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गए। मेरी इस सिलसिले में 4 रोज कबल ईरानियन सफीर से एक 1-to-1 मुलाकात हुई, काफी देर की नशिस्त थी। तो नजर यही आ रहा था कि मामलात में बेहतरी आ रही है। और फिर हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब फिर दोबारा उनको जो है वो 1 हफ्ते के अंदर जाना पड़ा और फिर उन्होंने अपने कयाम की मुद्दत भी बढ़ा दी। जी। इस दौरान में उन्होंने आईआरजीसी की और मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकातें की, मसूद पजेश्कियान साहब से भी मुलाकात की, और आज जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई ये उसी की काविशों और कोशिशों का तो नतीजा है अब्दुल्ला हमीद गुल कि साहब, फिर क्या लेटर ऑफ इंटेंट पर फिर दस्तखत हो रहे हैं, इसका मतलब? मैं बस वो आपको सारा एक फ्लो में अगर गुजारिश कर मैं 1 मिनट में अपनी बात जी मुकम्मल जी। कर लूंगा। तो उसके बाद फील्ड मार्शल साहब की मसूद पजेश्कियान साहब से मुलाकात हुई और उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब भी बैठे थे, अब्बास इराकी भी बैठे थे, फिर बाकिर कालीबाफ साहब से स्पीकर से मुलाकात हुई, और मिलिट्री लीडरशिप से भी उनकी और इंटेलिजेंस लीडरशिप से भी उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्का भी हैं और हुई भी हैं। इस सिलसिले के अंदर फिर जब ये तमाम चीजें सामने नजर आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये एक कामयाबी है, और लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो तकरीबन हम साइन करने के लिए तैयार बैठे हैं, और ईद से पहले इंशाल्लाह एक अच्छी खबर मुतवक्का है। और फिर 12 अप्रैल को जो टूटा था सिलसिला मुज़ाकरात का, मैं नहीं कहूंगा कि वो खत्म हुआ था, ये उसी का तसलसल होगा। इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला फाइनल मुज़ाकरात होंगे। अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं जो जानना हमारे नाजरीन के लिए जरूरी है। जी पहली बात यह है कि इसमें इसराइल क्या चाहता है। इसराइल ये चाहता है कि जो उसकी नाजायज हुकूमत इस टाइम पे नेतन्याहू की मौजूद है, जो कि अरसा दराज से इलेक्शन से कतरा रही है, क्योंकि उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, उसके ऊपर उकरबा परवरी के चार्जेस हैं, उसके ऊपर बदनवानी के चार्जेस हैं, और साथ ही साथ उसकी गवर्नेंस का सिस्टम बिल्कुल बैठ गया। उसने जंग करवा दी। इसराइल के ऊपर जो नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था वो उसको समझ लिया लोगों ने कि ये तो तस्खीर किया जा सकता है, और बड़ी पिटाई लगाई ईरान ने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और वो गैर मकबूल हो गया। अब अदालतों के सामना भी है और 27 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं, और वो इलेक्शन से भागना चाहता है। भागने के लिए बराह रास्त तो कोई रास्ता नहीं है, एक ही तरीकाकार है, और वो ये है कि किसी तरीके से अमेरिका बहादुर इस जंग में तूल दे दे और इस एक दफा फिर ईरान के ऊपर हमला कर दे, ताकि वो जंगी बुनियाद के ऊपर कहे कि जी अभी तो इमरजेंसी है, इस टाइम पे इलेक्शन नहीं हो सकते। ये है नेतन्याहू का प्लान। अब इसी वजह से सदर अमेरिका की उसके दरसात तल्ख कलामी भी हुई, और जिसको रिपोर्ट किया गया मीडिया ने, और कहा गया कि कुछ अच्छा माहौल नहीं था। नतीजा ये निकल रहा है कि अमेरिका समझ रहा है और पाकिस्तान यही समझाना चाह रहा है कि जनाब आप इसराइल की यारी से जरा पीछे हटे, और इसी वजह से नेतन्याहू का बयान आया कि उसने कहा कि जी हम जो है वो पाकिस्तान की काविशों की वजह से अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार आ रही है। आई थिंक दिस इज अ क्रेडिट फॉर पाकिस्तान, इट मे बी अ डिस्क्रेडिट फॉर इसराइल। तो ये तो अच्छी बात है। अब लेकिन इसमें एक बड़ी और डेवलपमेंट है, और वो है मुआशी डेवलपमेंट। ये बड़ी अहम बात है। आप देखें कि जब यूएई ने पाकिस्तान से अपने जो हमने उनसे कर्ज लिया था, हमारे भाई हैं, उन्होंने मुतालबा किया, पाकिस्तान ने $3.45 बिलियन उनका सऊदी अरब ने हमें दिया, हमने उनका वापस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ इसमें कोई हमें मलाल नहीं है। तो हमारे भाई हैं, उन्होंने मांगा। बहरहाल इसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो दौरा किया यूएई का, एक दिफाई डील साइन की, और साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का
ऑयल रिजर्व्स का एक मुआहदा तय पाया, जिसमें अदर देन इंडिया वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वहां फुजेरा में रख पाएंगे। सऊदी अरब और कुवैत ने फौरन ये सोचा कि पाकिस्तान के साथ भी ये काम करना चाहिए। उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन बैरल सऊदी अरब ने और 7 मिलियन बैरल कुवैत ने कहा है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो पाकिस्तान में रखेंगे, और पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी बनने जा रही है। अब ये सिटी जो है वो एक नया बंदरगाह भी बना रही है। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इस बंदरगाह के अंदर ये तमाम ऑयल रिजर्व मौजूद होंगे, बल्कि इसमें इंटरेस्टिंगली कि अगर जंग या किसी भी आपना की बंदिश से कोई हालात पैदा हो जाते हैं, संगीनी इख्तियार कर जाते हैं, तो पाकिस्तान उन रिजर्व्स को इस्तेमाल करने का मजाज होगा। ये है वो इंपॉर्टेंट डील। जी। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल साहब सिर्फ यही काम नहीं कर रहे, बल्कि वो मईशत के ऊपर भी पूरी निगाह रखे हुए हैं, और अपने दोस्त ममालिक के साथ अब वो टाइम है कि जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो अब फल ला रही हैं। उन दरख्तों के ऊपर फल लगना शुरू हुआ है, और वो इंशाल्लाह मईशत का फल आप भी लेंगे, हम भी लेंगे, और हमारी कौम भी लेगी। अब जी। इसके अंदर जो एक और बड़ा अहम डेवलपमेंट है कि उसी बंदरगाह के ऊपर एलएनजी और एलपीजी के टर्मिनल्स भी लगेंगे, और साथ ही साथ रेंटल बेसिस के ऊपर कार्गो जो स्टोरेज है उसकी सहूलत भी दी जाएगी। यानी कि अब दुनिया की मईशत जो पहले कई गल्फ कंट्रीज के अंदर से होके गुजरती थी, अब उसमें पाकिस्तान शामिल हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक मुआशी इनकलाब बपा हो सकता है। सही। अच्छा अब्दुल्ला मीर गुल साहब, ये भी बताइए कि कतर का वफ्द जो है वो ईरान में क्या कर रहे हैं? सबको पता है कि पाकिस्तान ही बड़ी तेज़ी के साथ सिफारतकारी को आगे बढ़ाए हुए है। कतरी वफ्द की वहाँ मौजूदगी क्या बताती है हमें? दूसरी चीज़ ये कि लास्ट टाइम जब फील्ड मार्शल वहाँ पर 3 रोज़ा दौरे पर गए थे, तेहरान में मौजूद थे, उस वक्त उनकी मुश्तबा खामनई से मुलाकात नहीं हुई थी। इस दफ़ा क्या चांसेस हैं? क्या उनकी कोई मुलाकात हो सकती है या होगी? जी, मैं समझता हूँ कि मुश्तबा खामेनेई साहब से सुप्रीम लीडर हैं, और मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब से जरूर मुलाकात होगी। उस टाइम पे वजूहात कुछ और थी, सिक्योरिटी के लेवल भी थे, क्योंकि इस टाइम पे जो दुश्मन थे वो घात लगा के बैठे हुए थे कि कहाँ मुश्तबा खामेनेई साहब, उनकी प्रेजेंस कहाँ है। तो ये भी एक वजह थी, और मेरे ख्याल में खुद शायद फील्ड मार्शल साहब भी ये ना चाहते हों कि उनकी मुलाकात उन हालात में हो, क्योंकि ये देखें ना, ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो जाए तो फिर आपके ऊपर लोगों का, वो कहते हैं ना, जो उर्दू का मुहावरा है, जिसकी चीज जाती है उसका ईमान जाता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर फैसला था कि ये ना हुई। इस बार मैं समझता हूँ कि जरूर हो सकती है, और जिस तरह से मुश्तबा खामेनेई साहब ने ये जिक्र किया है कि हम न्यूक्लियर अफसुदगी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपना न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो है वो जाने नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि ये उनका एक फैसला है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं फेस सेविंग देनी पड़ेगी। वो भी चाहते हैं, उनके इलेक्शन भी है, उनका फुटबॉल वर्ल्ड कप भी है, उनको मुआशी दबाव भी है, सिफारती तन्हाई भी है, और जिस इसराइल को वो मजबूत करना चाहते थे सिफारती सतह पे पूरी दुनिया के अंदर, आज उससे लोग लाताल्लुक हो गए हैं। यूरोप जो है वो दूर हो गया। जिस तरीके से आपने देखा कि समूद फ्लोटेला के ऊपर हमला किया गया इसराइल की जानिब से, इंतहाई दहशतगर्दाना कार्रवाई थी, उसके ऊपर जिस तरीके से स्पेन ने रिएक्ट किया है, और पेड्रो सांचेज जो उनके वजीर आजम है, उन्होंने तो अपना सफीर तक बुला लिया है इसराइल से। तो और जो जॉर्जो मेलोनी है वजीर आजम इटली, उन्होंने भी सख्त रद्द अमल दिया है। तो ये तो बड़ा, और डिफेंस डील भी खत्म कर ली है। इससे तो वजाहत ये नजर आ रही है कि यूरोप जो है वो उनसे दूर हो रहा है इसराइल से। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इसराइली लॉबी का एक, और उनके जो न्यू कॉन्स हैं उनका बड़ा एक असर है अमेरिकी व्हाइट हाउस के ऊपर, वहीं जो है अरब दुनिया का भी तो असर है, जिन्होंने $3.25 ट्रिलियन के मुआहदात किए हुए हैं मुआशी सतह के। तो अगर यहाँ अदम इस्तेहकाम रहेगा, मईशत ज़बू हाली का शिकार होगी, तो फिर कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे क्या, दूसरे लफ्जों के अंदर। तो ये भी एक है। और फिर जो कतर का वफ्द आपने जिक्र किया, ये बड़ा अहम है। देखिए, मेरी कतर के सफीर से अभी 3 रोज कबल मुलाकात हुई थी, बड़ी मुफस्सल उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई, और मैं समझता हूँ कि कतर का एक बड़ा अहम किरदार हमेशा से रहा, चाहे वो सूडान की जंग थी, अल्फाशर का मामला था, या दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान दुनिया को मुश्किलात पेश आई, कतर ने हमेशा लब्बैक कहा। हुजम के लिहाज से छोटा मुल्क, लेकिन किरदार के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मैं तो
कतरी लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, उनके किरदार को सराहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी वहाँ एम्बेसडर साहब से यही गुजारिश की थी कि कतर को एक मजबूत किरदार अदा करना चाहिए। आप बेशक मेरी टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं, मेरा यह मौजूद है। और कतर ने अल्हम्दुलिल्लाह ये वफ्द भेजा है, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को तवाना करने के लिए है। ये कोई अलहदा से कोशिश नहीं है, क्योंकि इस सारे के अंदर पाकिस्तान के जो वजारत खारजा है और हमारे जो मेरे ख्याल में मिलिट्री हायरार्की है, वो कतर के साथ, तुर्किया के साथ, मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ एक हॉटलाइन, ओमान के साथ एक कायम किए हुए हैं, और वो इसके ऊपर तमाम मामलात को बड़ा बगौर देख रहे हैं और अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। यही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के साथ भी रवाबित में तवातर जी मौजूद है। सही। इसलिए ये जो कतर का वफ्द है, मेरे ख्याल में ये उसी कोशिशों का नतीजा है जो इस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ठीक कहा आपने कि कतर का वफ्द उन्हीं कोशिशों का नतीजा है जो कि फील्ड मार्शल जो है काफ़ी एक्टिवली जो है इस मामले को देख रहे हैं, सालिसी का रोल प्ले कर रहे हैं, और तमाम नज़रें जो हैं पाकिस्तान पर और फील्ड मार्शल पर लगी हुई हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ रहिए। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक इस्तीफ़े का जिक्र करेंगे कि इस्तीफ़ा लिया गया है या दिया गया। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर लिया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सईद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सईद साहब, ये बताइए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मामला किसी लेवल पर कुछ अटका हुआ है, और ईरान की जानिब से कहा गया है कि जनाब आपके कहने पर पहले हमने आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने हमारी नाकाबंदी कर दी। ईरान ये कहता है कि ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन हो सकता है, लेकिन कम से कम उस पर एक लाइन ये भी तो ऐड हो सकती है कि दोबारा से ईरान पर किसी लेवल का कोई हमला नहीं होगा। और एक और आम मसला जो आ रहा है वो टोल के हवाले से आ रहा है, और ईरानी चाहते हैं कि जी हम टोल टैक्स जो है वो आबनाए हुर्मुज़ पर लेंगे, और उस पर अमेरिका जो है वो ये देने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है ये पेचीदगियाँ ख़त्म हो गई होंगी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचे हैं, या अभी मसला बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये इश्यूज तो हैं, और यही वो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पिछले 1 महीने से बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं, अमेरिका को भी अब ये एहसास हो गया है कि वो जो चीज मांग रहे थे वो तो चीज उनको आराम से मिल जाएगी, और वो थी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि ईरान किस हद तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज ईरान मांग रहा है वो अमेरिकन को देनी होगी। या तो अमेरिका को इजराइल की खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, या कोई इंटरनेशनल गारंटीज को लेकर आना पड़ेगा जो ये इंश्योर करेंगे कि चौथी मर्तबा ईरान पर 2 साल में अटैक दोबारा नहीं होगा। क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो डर या खौफ है वो ये है कि अगर हम सीज फायर के ऊपर एग्री कर जाते हैं तो कहीं इस सीज फायर को इसलिए इस्तेमाल ना किया जाए कि आगे हम पे अटैक करना है। ये वाली जंग जो है, जो 28 फरवरी को शुरू की गई थी, वो तो ईरान जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं वॉर ऑफ परसेप्शंस में दुनिया के सामने जीत चुका है। और वो ये चाहता है कि अब अगर कोई सीज फायर हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, क्योंकि दोनों कैपिटल्स वॉशिंगटन और तेहरान में बहुत तनदही से काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये कंसर्न अमेरिकन तक पहुंच चुका है, और अमेरिकन भी अब इसकी तरफ जो है वो थोड़ा सा माइल हो रहे हैं। और तो सईद साहब, वो जो अमेरिका की फेस सेविंग की बात हो रही है, सर ये बताइएगा, अमेरिका भी तो चाहता है कि उसे फेस सेविंग मिले, तो इन शराइत पर फिर अमेरिका को फेस सेविंग कैसे मिलेगी? जी, अमेरिका को फेस सेविंग मिल जाएगी ना। देखिए, अगर आप एनपीटी के तहत न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3.6% से लेके 30% तक कर सकते हैं फॉर सिविल पर्पसेस। जब ईरान पहले भी जिस वक्त सालिसी का किरदार ओमान अदा कर रहा था, ईरान मान गया था कि हम 0% एनरिचमेंट पे तैयार हैं। शर्त यह है कि हमारे कुछ जो फ्रोजन एसेट्स हैं, खासतौर पर वो वाले एसेट्स जो साउथ कोरिया से शिफ्ट हो गए हैं टू कतर, वो हमें रिलीज कर दिए जाए। सो मेरे ख्याल में ये वाला स्टिकिंग पॉइंट तो कभी भी नहीं था
कि ईरान जो है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट उस लेवल पे करना चाहता है जहां वो वेपनाइज कर ले उसको, सही। क्योंकि उनके पास एक फतवा है और जो सुप्रीम लीडर है उसके फतवे की बहुत वैल्यू है ईरानियन कल्चर के अंदर। सो मेरे ख्याल में ये वाला इशू तो इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो 3.6% से भी नीचे आके 0% पे ईरान तैयार हो गया तो अमेरिका को वो फेस सेविंग मिल जाएगी। नंबर 2 ये है कि इस वक्त तो सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर साइन हो रहे हैं, और लेटर ऑफ इंटेंट के साइन होने के बाद पूरी दुनिया में जो तेल और गैस की जो तरसील है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और द वर्ल्ड इकोनॉमी वुड कम टू नॉर्मल। आपने आज भी खबर सुनी होगी कि 27 ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया है फॉर लोन, ठीक है ना। सो इतनी बुरी हालत है। 101 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड बैंक की मेंबर्स हैं उनमें से 27 कंट्रीज ने लोन मांग लिया। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्रंच। तो जब और इन 27 कंट्रीज में से मेरे ख्याल 25 कंट्रीज वो हैं जो अमेरिका की हलीफ है, ठीक है। सो अमेरिका को जब अमेरिका एक सीज फायर के ऊपर एग्री कर जाएगा तो उसको वो फेस सेविंग मिल जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सर बड़ा अहम नुक्ता आपने बड़ा अहम नुक्ता सईद साहब उठाया है। मैं शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी। अब्दुल्ला साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था इस्तीफे का। सर जी, ईरान जंग की मुखालिफ रही हैं, आपको पता है, तुलसी गबार्ड, और पाकिस्तान पर भी तनकीद करती रही हैं। ये इनके इस्तीफे की क्या कहानी है और क्या इनसे इस्तीफा लिया गया है या कराना तौर पर इस्तीफा दिया है? उससे पहले आपको पता है जो कैंट का भी इस्तीफा आया था, और ये दोनों लोग वो लोग हैं जो कि ईरान जंग के खिलाफ थे। ये कहते रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं है बल्कि इसराइल की जंग थी। जी, देखें, पहली बात यह है कि इस्तीफे आ जाते हैं या नहीं है, ज़ाहिर है कोई अपनी मर्जी से तो इस्तीफा देता नहीं है। इतने तो मैं नहीं समझता कि अगर मोरालिटी होती तो इस किस्म के हरकत ना कर रहे होते दुनिया में। और CIA जो जो काम करती है, आई थिंक मॉरल से बहुत दूर होते हैं वो। ये जो अभी आयतुल्ला अली खामेनाई को शहीद किया गया, ये कौन सा तरीका था? ना उस आदमी के ऊपर कोई मुकदमा था, ना कोई उसका कसूर था, बीवी बच्चों के साथ उसको शहीद कर दिया गया। तो ये मॉरल्स वॉरल्स को छोड़ दें। अब जो बात है, जो कैंट की बात कर लें या तुलसी गैबर्ट की बात कर लें, तुलसी गैबर्ट जो हैं बुनियादी तौर पे हवाई की गालिबन रहने वाली हैं, और ये और इनकी वालदा ने बाकायदा हिंदूइज्म को कबूल किया। और ये कोई वैसे हिंदू नहीं है, लेकिन ये कि इन्होंने बाकायदा एक प्रैक्टिसिंग हिंदू जो है वो अपने आप को बनाया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग से 2 दिन कबल तुलसी गैबर्ट की एक इंडिया की आमद हुई और नरेंद्र मोदी से 1 to 1 एक इनकी मुलाकात भी हुई। तुलसी गैबर्ट जो थी वो ज़ाहिर है ईरान के हवाले से अपना एक राय रखती थी, जो कैंट भी रखते थे, और उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात पूरी लिख के भेजी। लेकिन इस दौरान में और भी आर्मी चीफ को सैक किया गया और जनरल रैंडी जॉर्ज को, और इसी तरीके से हम जानते हैं कि फिर जो उनके मिनिस्टर थे, नेवल मिनिस्टर, उनको भी सैक किया गया। साथ ही साथ जो है उनके जो ये थे, कौन से मेरे ज़हन से निकल रहा है, अटॉर्नी जनरल, उनको भी निकाल दिया गया, और 2 और जनरल्स को बाकायदा जी, और 2 और जनरल्स को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? असल में बात यह है कि जो एप्स्टीन फाइल का एक बहुत बड़ा दबाव है, और मेरे ख्याल में ये दबाव बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को हॉन्ट कर रहा है, और यह हॉन्ट करवाया जाता है। अब अल्लाह जानता है कि ये जैरेड कुशनर की जानिब से किया जाता है, थ्रू जैरेड कुशनर किया जाता है नेतन्याहू की जानिब से, या कोई और भी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि स्टीव विटकॉफ भी जो हैं वो कारोबारी शख्सियत हैं, जैरेड कुशनर भी कारोबारी शख्सियत हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी जो कारोबार है वो दिन ब दिन माशाल्लाह उसके अंदर इजाफा हो रहा है। दुनिया में जहां 27 ममालिक कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो तुलसी गैबर्ट का इस्तीफा है ये एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इससे जाहिर है इंडिया को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जानता हूं कि एक पॉलिसी होती है वाइट हाउस की, और वाइट हाउस अपनी पॉलिसी को थ्रू पावर एक्सरसाइज करवाता है, और तुलसी गैबर्ट के इस्तीफे से जाहिर है एक फ़र्क तो आएगा। लेकिन अभी जो उसकी वजूहात हैं वो यही हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आपको याद है पेंटागन ने एक 90 मिनट का ब्रीफ दिया था जिसके अंदर ये कहा था
कि जो हमला हुआ था मीनाब में बच्चियों के स्कूल के ऊपर, वो टॉमाहॉक मिसाइल से हुआ था, ना कि ईरान की जानिब से किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी और ये एक आप समझे वॉर क्राइम के जुमरे में आता है और मीनाब के ऊपर वो फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है। तुलसी गैबर्ट को रास्ते से हटाना मेरे ख्याल में बड़ा एक जरूरी काम था और तुलसी गैबर्ट को हटा के ही ये चीजें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये नजर आ रहा था कि उनकी अपनी ही काबीना के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी पॉलिसी से इत्तफाक राय नहीं रखते। आखिर में सईद साहब, आप ज़रा ये बताइए कि अभी तो अमेरिका ईरान के बारे में हम बात करें, लेकिन आपको पता है जनूबी लबनान में भी अब इसराइल ने बहुत से इलाकों में कह दिया कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए। गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर बहुत से लोगों को, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। फिर मगरबी किनारे पर आबादकारी का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम जो साइड लाइन्स पर इश्यूज जो चल रहे हैं और इस हवाले से भी जो बात हो रही थी खासतौर पर लबनान के हवाले से, तो आपको लगता है कि कहीं कोई पेचीदगी आएगी? क्योंकि लबनान का जिक्र पहले भी किया गया था जब जंगबंदी हो रही थी कि लबनान को भी जंगबंदी में शामिल किया जाए, लेकिन वहाँ पर तो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जिन चीजों की तरफ निशानदेही अब्दुल्ला साहब ने की है, हमें जरा उनको ज्यादा वाइडर लेंस के साथ देखना चाहिए। देखिए, हमेशा किसी भी कंट्री के सेटअप के अंदर प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर जो होता है उसको फाइनल डिसीजन का हक होता है, लेकिन उसका जो फाइनल डिसीजन है वो उन इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो कि उसको दी जाती है। जब आप अपनी कैबिनेट बनाते हैं या आप इनर सर्कल बनाते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि इररिस्पेक्टिव के बात कितनी ही कड़वी हो, आपके बंदों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको सच बता सके, ताकि आप जो है क्या कहते हैं एक सही फैसला ले सकें अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल में अब जबकि ये हम ऑलमोस्ट इस जंग को 3 महीने शुरू हो चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एहसास हो रहा है कि CIA की इनपुट्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या डिफेंस डिपार्टमेंट है या उनका पेंटागन जो है उसकी इनपुट्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क था। इनिशियली अगर आपको याद हो, जंग के शुरू में कोई तकरीबन 14 जनरल्स और एडमिरल्स को सैक किया गया था बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। वो इसलिए कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे जो उस वक्त जो है इजराइल और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोइंसाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि उस वक्त वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाए। और ये जो इनपुट्स FBI और CIA की तरफ से दी गई, क्योंकि वो वाली इनपुट्स थी जो प्रेसिडेंट को मजबूर करती कि वो इस जंग का हिस्सा बने, सो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन गया। लेकिन अब जबकि 90 दिन गुजर चुके हैं, इनको एहसास हो रहा है, अमेरिका को एहसास हो रहा है कि जो हमें इनपुट जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद ईरान के बारे में दी गई थी वो बहुत फॉल्टी है, और उसके ऊपर जो हमने डिसीजन मेकिंग की है वो बहुत गलत है। खासतौर पे उनकी फौजी ताकत का अंदाजा लगाना, उनके मिसाइल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना, ये सारी चीजें थी जो अंदर से खबरें निकलनी थी और बेसिकली CIA का काम था, और ये काम CIA ने ठीक तरीके से नहीं किया। और इसी वजह से मैं इस जो रेजिग्नेशन है, मैं समझता हूं कि उनसे लिया गया है फॉर डूइंग अ जॉब नॉट इन अ वेरी गुड वे। और बिल्कुल जी, इसी वजह से सर आपकी बात ठीक है, इसी वजह से नुकसान भी अमेरिका का इतना ज्यादा हुआ है कि वो नुकसान छुपाते फिर रहे हैं। $29 बिलियन को तो वो पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लेकिन कल एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें तकरीबन 42 जो जहाज़ हैं उनको या तो तबाह हुए या फिर उनको नुकसान पहुंचा है। कता कलामी की माजरत, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम में हमें एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी हिकमत अमली, जमात के अंदरूनी इख्तलाफात, मुज़ाकरात के इम्कानात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ रहे हैं। एक तरफ सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोई संजीदा राह निकल सकती है या सियासी कशीदगी मजीद बढ़ेगी। दूसरी जानिब पार्टी के अंदर भी इख्तलाफी आवाज़ें सामने आ रही हैं। शेर अफजल मरवत की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री को चैलेंज करने का मामला एक नई बहस को जन्म दे चुका है। सवाल यह है कि क्या ये इख्तलाफात महज सियासी मौक़िफ़ हैं या पार्टी के अंदर किसी बड़ी तक़सीम की अलामत। इसी के साथ अपोजिशन लीडर्स की मजमूई कारकर्दगी भी ज़ेर बहस है। क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर
मौसर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है या इसकी सियासत सिर्फ एहतजाजी बयानिए तक महदूद होकर रह गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी भी अवामी और सियासी हलकों में ज़ेर बहस है। तरक्याती मनसूबे, अमन व अमान, गवर्नेंस और अवामी मसाइल के हल के हवाले से हुकूमत कहाँ खड़ी है और क्या अवाम की तवक्कुआत पूरी हो रही हैं या नहीं, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी तहरीक चलाने जा रही है, कोई फाइनल कॉल जो है वो आप देने जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी की भी फाइनल कॉल हमने देखी, वो भी उसमें कोई ख़ास कामयाबी अभी नहीं मिल सकी। फिर कहा गया कि ईद से पहले या ईद के बाद भी कुछ हो सकता है। तो अभी तक ये मौका क्यों नहीं आ रहा? आपकी तहरीक में असल रुकावट है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सर, ये हमारी तहरीक तो शुरू से ही बहुत बड़ी थी। इस मुल्क के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी लाना, इस मुल्क के अंदर का ऐसा निज़ाम लाना कि जिसमें कानून सबके लिए बराबर हो, इससे बड़ी तहरीक क्या हो सकती है। अच्छा, वो कामयाबी, उसकी जो फाइनल कामयाबी है वो तो वक्त बताएगा ना कि कब होगी। ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रगल तो जारी है और उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी ये हुई थी कि हम लोग, जिसको लोग टांगा पार्टी कहते थे, हम लोगों ने हुकूमत बनाई। हम पिछले 3 दफ़ा से केपी के अंदर अवाम हमको री इलेक्ट कर रही है। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? आप इस वक्त एज वी स्पीक नाउ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली 2/3 मेजॉरिटी ऑन ग्राउंड लिया था। हाँ, वो जब आपके जो एम्पायर हो वो बेईमान निकल आए और वो आप एलबीडब्ल्यू ना हो, उसके बावजूद भी एलबीडब्ल्यू दे दें, जब उसके बाद दिखाया जाए, उसमें बताया जाए कि यार ये तो लाइन भी गलत थी और ये एलबीडब्ल्यू नहीं है, उसके बावजूद भी अगर थर्ड एम्पायर भी कहते हैं नहीं ये एलबीडब्ल्यू है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। या तो एम्पायर का फैसला फिर आपने बिलाखिर तस्लीम कर लिया, इसका मतलब है? नहीं, हमने इस एम्पायर का फैसला तस्लीम नहीं किया, हम उसके खिलाफ आज भी खड़े। हम उस सिस्टम को बदलना चाह रहे, जैसे इमरान खान ने दुनिया में सिस्टम तब्दील किया था। ये जो बायस्ड एम्पायरिंग थी, उसको इमरान खान ने सिंगल हैंडेडली पूरी दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर्स लेकर आ दे, जिसकी वजह से वो जो क्रिकेट के अंदर जो एक बायसिज्म होती थी कि अगर मेरे ग्राउंड में मैच हो रहा है तो मेरे एम्पायर होंगे और ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ही वो ठीक करना है, उस चीज़ को जैसे उन्होंने किया है, इसको भी कर लेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब, एक तासुर ये सामने आ रहा है कि ठीक है, अगर आपको अंपायर का फैसला पसंद नहीं आया और आप समझते हैं आपको कोई एतराज़ है जिस पर आप कह रहे हैं कि हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासी मैदान से बाहर चली गई है, अब वो मैदान में मौजूद नहीं। यही वजह है कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस का वो हिस्सा बनते शायद उन्हें पॉलिटिकल स्पेस भी मिल जाता। आखिर आपकी स्ट्रेटजी में आपको लगता है कि ऐसी खामी मौजूद है या आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं आपको पूरा एतमाद है कुछ ना कुछ नतीजा जो है वो इसका निकलेगा? देखिए, आप सवाल से ज़्यादा आपने एक पूरी वो एक चार्जशीट दे दी है। आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं उसी चार्जशीट को सवाल समझते हुए सबसे पहले आपकी दुरुस्तगी भी ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मुझे वो फैसला अच्छा लगा या बुरा लगा है। हमने उस फैसले को अवाम ने बताया कि ये फैसला गलत था। अवाम आई थी, हम लोग तो नहीं निकले ना, अवाम ने निकल के फैसला किया। अब दूसरी चीज़, अब वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से गलत है। मैं अभी मिसाल दे देता हूँ। पहले हमारे साथ क्या हुआ, 2024 के जो इलेक्शन था 8 फरवरी का, उससे पहले आपने देखा कि कैसे चीफ जस्टिस ने, कैसे इलेक्शन कमीशन ने हमसे पहले बल्ले का निशान छीना। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से एज ए पॉलिटिकल पार्टी हटा दिया। हालांकि हम लोग मतलब जो कानून है, जो आइन है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके लिहाज से बल्ले का निशान हटने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो हमें ये इजाज़त होनी चाहिए थी कि वो, और वो जो डिसीजन आया था 2023-24 का, वो हमारे हक में था। अब उसमें उसका हुआ क्या है, उसकी अब आप रेपिटेशन देख लें। गिलगित बल्तिस्तान में अभी ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके साथ अलहाक किया। सो इसी इलेक्शन कमीशन ने जो उनको एक वो दे दिया था कि यार ये तुम्हारा निशान है, उन्होंने उनको दोबारा बुलाया कि जी हम आपका निशान बदलना चाहते हैं किसी वजह से, टेक्निकल ग्राउंड से। तो वो ऑब्वियसली वापस चले गए, उन्होंने कहा ये कर दो तो हम वो निशान बदल देते। ऑब्वियसली आप लोग, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा होता है कि ये कर ले, आप कहते चलो यार हमें कोई खास वो इलाज है, दूसरा निशान दे दो। उन्होंने जब वो चीज आई, उन्होंने उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ही जो गिलगित बल्तिस्तान की डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसको ही बैन कर दिया। उसे कहा कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और उसकी वजह ये नहीं है कि वो ले नहीं सके, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ जुड़ गई थी। तो उस चीज को जब आप इस तरह के सिस्टम के खिलाफ हो तो सर आपको हर कदम पे आपके ऊपर मुश्किलें आएंगी। और उसकी वजह यह है कि आपको पता है और हमको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही डगर पे चली है, तो इसके सामने मुश्किलें आनी है और हमने उसके साथ लड़ना है, कोशिश करना है। रही बात यह कि हम पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर है, हम सब बिल्कुल कतअन हम पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर नहीं है। एक्चुअली वी आर द ओनली पीपल जो पॉलिटिकल हैं। बाकी लोग जो है ना वो मफाद परस्त है, मफाद परस्त, और या फिर वो फैमिली डायनेस्टी पे बिलीव करते हैं। बाप अगर सेनेटर है तो बच्चा भी सेनेटर ही होगा, बाप अगर प्राइम मिनिस्टर है तो बच्चे ने या चीफ मिनिस्टर होना है या प्राइम मिनिस्टर होना है। और अगर बाप मर गया या माँ मर गई तो अचानक आपको एक पेपर मिल जाएगा जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का विल होगा कि मेरे बाद मेरे पॉलिटिकल पार्टी को ये शख्स लीड करेगा। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें विल आता है? आपने पूरी दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी, यहां पे ये भी चलता है। सही। यहां पे नारा ये लगता है कि एक कहता है दूसरे को वोट लेने के लिए। अब ये पाकिस्तान में मॉरल वोटिंग मॉरल या पॉलिटिकल मॉरल इतना गिरा हुआ है कि इंसान कहता है कि देखो वो जो है ना वो 100 में से 100 रुपए खा जाता है जी। मैं 100 रुपए जब लेता हूं तो उसमें से मैं 60 रुपए खा जाऊंगा या 70 रुपए खा जाऊंगा, लेकिन 30 रुपए लगा जाऊंगा। तो मेरा यानी कि आपके कहने का मकसद है कि खाता है तो लगाता भी तो है, अवाम इस चीज पे भी खुश हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली अब आप सोचिए इस चीज पे आप वोट मांग रहे हो कि यार मैं तुम्हारे घर आता हूं, तुम्हारे घर चोरी करता हूं, 500 रुपए की चोरी करता हूं, तो 100 रुपए का जो शीशा मैंने तोड़ा है वो मैं वापस लगा के चला जाता हूं, मुझे वोट दे दो। कैन यू इमेजिन? दिस इज व्हाट वी आर अगेंस्ट। इस सिस्टम को बदलने के लिए आपने, मैंने, अवाम ने, सबने निकलना है। ये खाली इमरान खान का आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, सिस्टम को बदलने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने खुद ये कहा कि अवाम ने आपके हक में फैसला दिया, अवाम ने आपको वोट किया, लेकिन अब वो अवाम किधर है? वो क्यों नहीं बाहर निकल पा रही? और क्या आपकी ये नाकामी है या कमजोरी है कि आप उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे? कोई भी बड़ी तहरीक जो है पिछले कुछ अरसे में हमने देख लिया कि नहीं चल सकी, उसकी बेसिक वजह क्या है? दूसरा, आपने अगर मौरूसियत की बात की है, मौरूसियत के बावजूद भी ये जो बड़ी जमातों का आपने जिक्र किया वो इंटैक्ट हैं, बड़ी मजबूत नजर आती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कहते हैं कि कोई मौरूसी जमात नहीं है, बल्कि अवाम की हिमायत से ये आई है, इक़्तिदार में भी आई थी और उसके बाद वोट भी इसने लिए। लेकिन इसके बावजूद इख्तिलाफात जो है पीटीआई में ज्यादा हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी में नहीं है। देखिए, जहां बादशाहत होती है, जहां पे फैमिली होती है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान के अंदर ऑप्शंस लेकर आती हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर जब इलेक्शंस होते हैं तो आपको पार्टियां नजर आती है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ एलिमिनेट होती है, कुछ सामने आ जाती है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज। अब यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर आप छोटा करके उसको विद इन पॉलिटिकल पार्टी कर लें तो 2, 3, 4 आपके अंदर मुख्तलिफ राय वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सही। अब ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का सिस्टम है। हाँ, हम जो जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं टेलीविजन पे वो हमें नहीं करना चाहिए, ये मैं एग्री करता हूं। लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विद इन पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये डिफरेंस है बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी। वो लोग जो बाकी हैं वो डायनेस्टिक पार्टीज हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, मैं आपके सामने ये कह दूं कि जी आप ने मतलब उसको क्या डायरेक्ट कह देता हूं, एक शख्स है जी जो कहता है कि
मैं ये मिथ खत्म कर दो कि इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, उसने ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ बैचलर्स किया। अरे भाई बैचलर्स पढ़ाई नहीं है, मतलब जस्ट इमेजिन। अच्छा ये शख्स खुद भी एक पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ नहीं है, लेकिन देखिए पढ़ा लिखा होने के बाद वो अपने उन मालिकान को खुश करने में इस हद तक नीचे गिर रहा है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ, वो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस होती है, जीनियसेस होती हैं। जैसे लेट्स से ये क्या कर सकते हैं आप, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, टाइगर वुड्स हो गया, माइकल शूमाकर हो गए, ये वो लोग हैं ये जो जीनियस है अपने अपनी फील्ड में। अब उनका भी एक मेरिट है, उस मेरिट पे जिसको हम स्पोर्ट्स मेरिट कहते हैं, उसमें दुनिया से लोग एक सीट के लिए अप्लाई करते हैं, दुनिया से अप्लाई करते हैं, और उस मेरिट पे अगर कोई आ जाता है, आप कहते हो ये स्पोर्ट्स कोटा, भाई ये पाकिस्तान का कोटा सिस्टम नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड में एक काम करो ना, चले आप लोग लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब ठीक है जी, आपका पॉइंट तो आया है। आपने सीट की बात की, आपने मेरिट की बात की, आपने कोटे की बात की, आपने कहा है कि जिस नशिस्त पर कोई आया, तो 2 सीटें तो आप लोगों ने भी फिल की थी, वो अपोजिशन लीडर्स की सीटें थी, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास। अभी फिर आपने कह दिया है कि जी उनको दोबारा मुज़ाकरात का इख्तियार, मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। सर ये बात तो हम काफ़ी महीनों से सुनते आ रहे हैं, जब से वो बने हैं, बल्कि उससे पहले सुनते आ रहे हैं। इन दोनों शख्सियात ने अभी तक परफॉर्म क्या किया है? अगर इनको इख्तियार मिला भी है, किसी ने इनसे रब्ता किया या इन्होंने किसी से रब्ता किया, मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? देखिए मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले विल होना चाहिए। मेरी नज़र में गवर्नमेंट में विल नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए, और उसकी एक वजह है। वजह यह है कि फ़र्ज़ करें, मैं इस वक्त जितने भी हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो जितने भी हैं वो मुझे बात बताएं, उनमें से कितने लोग होंगे वो सच्चे दिल से ये चाहेंगे कि इमरान खान के साथ मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, और इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने से लेट्स से इमरान खान के ऊपर से केसेस ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जो उसके ऊपर सख्ती है, जो अननेसेसरी की लेट्स से जो केसेस जिनको डिसमिस होने चाहिए मेरिट पे, तो अगर डिसमिस नहीं हो रहे तो कम से कम उस पर बेल तो बनती है, जो बेल मिल नहीं रही, बनती है लेकिन मिल नहीं रही, वो बेल मिल जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है एक जब आप किसी एग्रीमेंट पे आओगे, उनके जो मुझे सुनने में आया है, और ये लेट्स से ये मुख्तलिफ बड़े बड़े सहाफ़ियों ने अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि जी वो क्या चाहते हैं, वो ये क्या चाहते हैं कि इमरान खान ये एग्री कर जाए कि इस सिस्टम को चलने दो फॉर एटलीस्ट अनदर 1.5 ईयर। तो अगर इमरान खान ये एग्री कर जाता है कि चलो यार ये सिस्टम चलने दो, और एक बात इस बात पे एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है हम थ्रू कोर्ट्स आपके ऊपर जो बेल्स आपकी हम उनको रोकेंगे नहीं, हम आपको बेल होने देंगे और आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। आप मुझे बात तो सर इसका मतलब हुआ कि इन्होंने फिर खान साहब को रिहा नहीं होने देना, आपके मुताबिक आप ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली ठीक है, उनकी नीयत नहीं है, उनकी नीयत चले नहीं सर, है। उनकी तो नीयत नहीं है, पार्टी की नीयत क्या है? पार्टी क्या करेगी फिर? अब देखिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमने क्या कोशिश नहीं की, हमने हर एक चीज के लिए ऐसे कोशिश की। सो इन लोगों ने हमें सजा देनी है। मैं मिसाल इसलिए दे देता हूं कि इन्होंने कहा कि यार हुमायूं तुम लोगों ने 9th में की है। मैंने कहा ठीक है यार, अगर मैंने 9th में की है, मुझे, और ऐसी जगह है जो आप सबसे सेंसिटिव जगह बता रहे हो, मतलब आप ये नहीं कह रहे हो कि तुम लोगों ने वो फलाने सड़क पे ये क्या, आप मुझे पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव एरियाज कर रहे हो जहां पे 1 नहीं 2 नहीं 10 सीसीटीवी टेलीविजन है बस। तो सर हमें जानबूझ के फंसाया गया है। ठीक है सर, हुमायूं मोहम्मद साहब आप ये कह रहे हैं कि आपको जानबूझकर फंसाया गया है और आप अपनी तहरीक जो है वो जारी रखेंगे, और बता रहे हैं कि हम खान साहब की रिहाई के लिए भी अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं, और उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हुमायूं मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।